सत्य के साथ। चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए। भगवान श्री राम का नाम लेके कितना गुनाह आप अपना छिपाना चाहते हैं? पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुमने भगवान श्री राम के नाम पे चंदा चोरी। गांधी को भी गांधी से चुराने का पाप कांग्रेस ने किया है। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे। राम का नाम बदनाम ना करो। हर हाथ को काम, हर काम का वाजिब दाम। तुम ढोंग करते हो ढोंग। ये गुनाह और पाप आप दोबारा करने जा रहे हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, ये ऐतिहासिक भूल आप करने जा रहे हैं। ये गुनाह और पाप आप दोबारा करने जा रहे हैं। और इस काले कानून को पास करने के बाद इस देश का मजदूर सड़कों पे उतरेगा, इस देश का किसान सड़कों पे उतरेगा, इस देश का आम आदमी सड़कों पे उतरेगा, जिसके पेट और पीठ दोनों पे आप छुरा मारने का काम कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं मान्यवर। मान्यवर, यह बिल किस मंशा और उद्देश्य के तहत लाया गया है? इस बिल को आपने कह दिया जी राम जी बिल है, जी राम जी बिल है। भगवान श्री राम का नाम लेके कितना गुनाह आप अपना छिपाना चाहते हैं? कितना गुनाह छिपाना चाहते हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आपको क्या समस्या है मान्यवर? अरे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इतने महान है, इतने महान है, इतने महान है कि दुनिया के 80 देशों में उनकी प्रतिमा लगी हुई है मान्यवर। 80 देशों में। और जब G20 का सम्मेलन हुआ, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए, दुनिया के तमाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए, तो भारत के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर उसी राजघाट पर महात्मा गांधी के सामने सर झुकाना पड़ा। वो गोलवरकर की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए। वो गोडसे की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए मान्यवर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो राम राज्य की कल्पना करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो रघुपति राघव राजा राम का पाठ करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो भगवान श्री राम के सच्चे भक्त थे। और याद रखिएगा मान्यवर, इस सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भगवान को अपने भक्त से बहुत प्यार होता है। आज भगवान श्री राम आपको श्राप दे रहे होंगे कि तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो, तुम अपने भक्त को, तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो। भगवान श्री राम आपको जरूर श्राप दे रहे होंगे मान्यवर। मैं शिवराज सिंह जी चौहान कृषि मंत्री जी को अटल जी के एक घटना से याद दिलाना चाहता हूं, राम के नाम का महत्व। एक उनके प्रतिद्वंदी ने बयान दिया मान्यवर, राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने। उस प्रतिद्वंदी ने कहा, अगर अटल जी को पूजा करनी है तो मेरी पूजा क्यों नहीं करते? मेरे नाम में भी राम लिखा हुआ है। अटल जी ने उसको जवाब दिया, राम हमारे लिए मर्यादा के प्रतीक हैं, राम हमारे लिए आदर्श हैं, राम हमारे लिए आराध्य हैं, राम हमारे लिए देवतुल्य हैं। अरे राम वो है जो पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहे। राम वो है जिसने लंका का नाश किया। राम चरित्र का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। इसलिए राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। सुखराम नाम था ना मान्यवर, बेड के नीचे रुपया मिला था, बेड के नीचे रुपया मिला था। और मैं सोच रहा था कि जब क्या इस जी राम जी योजना से
आप भगवान श्री राम का सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं? आप भगवान श्री राम का सम्मान कर रहे हैं या उनको गली मोहल्ले गांवों में बदनाम कर रहे हैं? मैं पढ़ रहा था, एक खबर मिली, राजस्थान में मनरेगा योजना में 200 करोड़ का भ्रष्टाचार। मैंने पढ़ा गुजरात में 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार। ये सारे कागजात हैं। मैंने पढ़ा उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना में मजदूरों के नाम पे हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार। हरियाणा में मान्य हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार। सर योजना पे बोल रहा हूँ सर, योजना पे बोल रहा हूँ। सारा कागज चाहिए आपको, इनके भ्रष्टाचार का कागज चाहिए सर दे दूंगा, इनको दे दूंगा। लेकिन अब मैं सोच रहा था कि अब अगर चर्चा होगी तो क्या चर्चा होगी? लोग क्या कहेंगे? अरे भाजपाइयों ने जी राम जी योजना के तहत 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार यूपी में कर लिया। अरे भाजपाइयों ने हरियाणा में 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जी राम जी में कर लिया। अरे भाजपाइयों ने महाराष्ट्र में जी राम जी के नाम पे करोड़ों का भ्रष्टाचार कर लिया। हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। भाजपाइयों ने गुजरात में तो क्या बोलूं सर? क्या आपत्ति है इनको सर? क्या बोलूं? जी राम जी ना बोलूं सर? अब तो गुजरात में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार भाजपाइयों ने जी राम जी के नाम पे कर लिया। पूरे देश में गांव में बिल पास विधायक, इनके बीजेपी के विधायकों ने जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार कर लिया। तो ये आप राम को सम्मान दे रहे हैं कि राम को अपमानित कर रहे हैं? आप राम को अपमानित कर रहे हैं। अरे बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुम लोगों ने। बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुमने भगवान श्री राम के नाम पे चंदा चोरी की है। बैठ जाओ, नहीं जाएगा। बैठ जाओ। मानवर देखिए, हमारा समय खा रहे हैं सर ये लोग। मानवर, एक लाइन मुझे याद आती है, इस बिल को पढ़ने के बाद। मेहनत तो करता हूं फिर भी घर खाली है बाबूजी। मेहनत तो करता हूं फिर भी घर खाली है बाबूजी। मिट्टी के कुछ दीपक ले लो, दिवाली है बाबूजी। मिट्टी के कुछ दीपक ले लो, दिवाली है बाबूजी। गरीब पॉइंट ऑफ ऑर्डर 110 110। एक मिनट, 110 ऑर्डर सुन लेते हैं। It is the right of the member. Yes, it is the right. You are bringing everybody who is coming on the bail and he's asking all the things. No. आप अंडर व्हाट रूल? अगर बिल के साथ या बिल से रिलेटेड नहीं है और रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, मैं यही कहना चाहता हूं, kindly refer the scope of the debate. He is crossing, Honorable Vice Chairman Sahab, he is crossing all the limits. There is no mention, either he should speak against the bill or in favor of the bill. मान्यवर बैठिए, either he should speak in favor of the bill or he should speak against the bill. He is not speaking against the bill, he is speaking against the Ram. How you can expect that we will agree to it? रोल बताइए, रोल। ठीक है, संजय जी कर देते हैं बोलने। सर एलओपी वांट्स टू स्पीक। जब आपने उनको अलाउ किया, एलओपी को करिए। आपका समय कम है, उनको अलाउ। आपका समय से जाएगा है? आपका समय क्यों सर? उनका हमारे में से आपका समय पॉज कीजिए सर, पॉज कीजिए। You asked me to stand. अभी नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने सुन लिया है। देखिए, मैंने सुन लिया। नो हाँ, वो
देखिए, जो हाइपोथेटिकल बात है वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। मैंने ऑलरेडी रूलिंग दे चुका है। बताइए। डिप्टी चेयरमैन साहब, आप बड़े सीनियर लीडर है और आप ये सब प्रोसीजर तो आपको मालूम है, फिर बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि जब वो खामोशी से बात कर रहे हैं और क्या मार रहे हैं क्या? देखिए, वो खामोशी से बात कर रहे हैं, सुनिए। आपको अगर जचता नहीं, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप उसका उत्तर बाद में दीजिए। पहले सुनिए उनका जो कहना चाहते हैं। हाँ, बोले। और उदाहरण के तौर पर अब उनको सारी चीजें वो उदाहरण के तौर पर बोल रहे हैं और कागज सामने रख के बोल रहे हैं। इसीलिए आप उनको परमिट देना, कहना जरा खामोश बैठ। धन्यवाद। मान्यवर, मैं भाजपाइयों के लिए, भाजपाई मित्रों के लिए एक गाना गाना चाहता हूं कि देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। इस जी राम जी योजना के नाम पे पूरे देश में आप लोगों का जो भ्रष्टाचार है, हम नहीं चाहते कि वो हमारे आराध्य भगवान श्री राम के साथ जुड़े। आप वो भ्रष्टाचार, वो चोरी, वो सारे कुछ लूटखोरी वो जोड़ना चाहते, कमीशन खोरी राम जी के नाम से, राम जी के नाम से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं क्या करूं मान्यवर, मैं तो कह रहा हूं, आप फिर आ गए मान्यवर, हम लोगों को। हाँ तो मान्यवर हम तो कह रहे हैं, देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। लेकिन हमारे भाजपाई मित्र कह रहे हैं, राम राम जपना पराया माल अपना, राम राम जपना पराया माल अपना। इनका ध्यान लूटखोरी और भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। इस कानून में क्या लिखा हुआ है मान्यवर? इस कानून में लिखा हुआ है, इस कानून में लिखा हुआ है मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है कि 40% हिस्सा राज्य सरकारें देंगी, 60% हिस्सा केंद्र सरकार देगी। पहले 90% हिस्सा केंद्र सरकार देती थी, 10% हिस्सा राज्य सरकारें देती थी। आज तो ज्यादातर राज्य सरकारें आपकी नीतियों की बदौलत, आप जीएसटी का पैसा खाते हैं, राज्यों के टैक्स का पैसा खाते हैं, आपने राज्यों को खोखला कर दिया, आपने राज्यों को कर्ज में डुबा दिया। अब आप कह रहे हैं राज्य सरकारें इसमें पैसा लगाएंगी, यानी आप इस योजना को मारना चाहते हैं, आप इस देश के मजदूरों का हक मारना चाहते हैं, इस योजना को पूरी तरीके से खत्म और समाप्त करना चाहते हैं। इस मंशा से आप इस योजना को लेके आए हैं, क्योंकि राज्यों के ऊपर आज जो कर्जा है वो मैं पढ़ के आपके सामने सुनाना चाहता हूं। तमिलनाडु 8,34,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश 7,69,000 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र 7,22,000 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल 6,58,000 करोड़ रुपए, कर्नाटक 5,57,000 करोड़ रुपए, राजस्थान 5,62,000 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश 4,85,000 करोड़ रुपए, गुजरात 4,67,000 करोड़ रुपए, केरल 4,29,000 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश 4,18,000 करोड़ रुपए, तेलंगाना 3,89,000 करोड़ रुपए, बिहार 3,19,000 करोड़ रुपए। ये कर्जे में डूबे हुए राज्यों से, ये कर्जे में डूबे हुए राज्यों से आप ये कह रहे हैं कि 40% पैसा लगाओ, यानी कि सर आप ये हम बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है सर? ये क्या हो रहा है? आप मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राज्य जो कर्जे में डूबे हुए हैं, जो आप बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जा रहा है। मान्यवर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राज्य पहले से ही लाखों लाख करोड़ रुपए के कर्जे में डूबे हुए हैं, आप उनसे कह रहे हैं 40% पैसा आपको लगाना होगा। आप इस योजना में कह रहे हैं कि आप एरिया तय करेंगे, एरिया आप निर्धारित करेंगे कहां पे ये आपकी स्कीम लागू होगी या नहीं लागू होगी, इसको आप तय करेंगे। ये कितने 125 दिन की आप बात कर रहे हैं मान्यवर? आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं। 100 दिन के रोजगार की गारंटी है मनरेगा योजना में, लेकिन औसतन पूरे हिंदुस्तान में 50 दिन से ज्यादा रोजगार आपने नहीं दिया। आपने मजदूरों के साथ धोखा करने का काम किया। और
आंकड़े ये बताते हैं कि आपका जो बजट का निर्धारण होता है 12 करोड़ लोगों के लिए 267 रुपए के हिसाब से अगर आप मजदूरी निर्धारित करते हैं तो करीब करीब 3,13,000 करोड़ रुपए बनती है। आप उसके लिए 86,000 करोड़ रुपए का बजट रख रहे हैं। यानी कि मंशा आपकी शुरू से स्वयं यही है कि आप इस योजना के तहत लोगों को काम नहीं देना चाहते हैं, मजदूरी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन मजदूरों के हक में, मजदूरों की आवाज उठाने वाले लोग देश भर में संगठित हो रहे हैं। ये आप दूसरा अपराध करने जा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता है, हमारे गरीब से गरीब भाई बहनों को। हम सब जनप्रतिनिधि हैं महोदय, जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, आप भी जानते हैं, दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन मजदूर है। सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियां होती हैं, हाथ मिलाए तो सर हाथ पत्थरों की तरह। हाँ सर, मैं कर रही हूँ, पहुंच रही हूँ, हाँ मुझे पहुंचने दीजिए। नहीं, 1 मिनट लूंगी, मुझे पहुंचने दीजिए। सर, उनके हाथ पत्थरों की तरह कठोर होते हैं क्योंकि इतनी मजदूरी करते हैं। तो सर, मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वे पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर महोदय, इसके जरिए ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग की जमीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया जाता था। आज वो अधिकार कमजोर किया जा रहा है। सर, आखिर बात है, 1 मिनट, जब आप इस पे पूरी डिटेल चर्चा हो तो आप डिटेल बोलना। इस पे आपकी पार्टी शुरुआत है सर, अभी शुरुआत है। सर जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है और उस मूल भावना के विरोध है ये जो अधिनियम, जो ये विधेयक आ रहा है। सर, इस विधेयक के जो प्रबंधन है, जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर ये हमारे इसी सदन ने ये कानून बनाया और इसी सदन ने ये अधिकार जनता को दिया है। ओके। सर, एक और है सर, महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा, इसको घटाया गया है। ओके। सर, इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से जीएसटी के बकाये के इंतजार में है। ओके, माननीय सदस्य। हो गया। सर, इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है
और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। सर, जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है। माननीय सदस्यों, सर ये सही बात है कि अभी तक जो बकाया है वो ही पूरा नहीं हुआ है। माननीय सदस्य गणों, मैं आपसे सर आखिरी बात ये है सर कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर जब जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। माननीय सदस्यों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये सर आप पोस्टर रख दे नीचे। मैं ये रख दूं? नहीं, आप पीछे वाले माननीय सदस्य, आप 72 में नियम में विरोध कर दें आप। ठीक। सर आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं? इतिहास में ऐसे क्षण होते हैं जब आप सदन में खड़े होते हैं, पहला भाव है कि मैं माननीय मंत्री जी से और सत्ता पक्ष से विनती करूं कि हुजूर इसे वापस ले लीजिए, क्योंकि घनश्याम जी बेहतर बताएंगे मुझसे। जिस राज्य से वो आते हैं उस राज्य के लोगों ने वर्षों तक संघर्ष किया। मध्य प्रदेश ने संघर्ष किया, छत्तीसगढ़ ने बाद के संघर्ष किया, मेरे बिहार ने किया, झारखंड ने किया। किस लिए? हर हाथ को काम, हर काम का वाजिब दाम, ये इसकी मूल भावना थी। माननीय मंत्री जी, आप लोगों की कुछ तौर तरीके मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं कि आप मीडिया में ड्रॉप करते हैं नाम। पहले चला कुछ दिन पूज्य बापू नाम, तो हमें समझ में नहीं आया। गांधी तो यूं ही भी पूज्य हैं, काहे कोई एडिशनल पूज्य लगा रहे हैं? पूज्य जिनके नाम में बापू बोल रहे हैं उनमें से 2-3 जेल में हैं। ये मैं लेकिन फिर भी आपने ऐसा नाम लिया। मैं देख रहा था कि माननीय मंत्री जी भी केयरफुली पढ़ रहे थे कि कुछ गलत ना बोला जाए। कारण है कि मैंने तुकबंदी देखी है, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी को मिला करके जब आप तुक बिठाते हैं तो बेहतर से बेहतर तुक बेतुका दिखता है, ये बेतुका दिखता है। माननीय मंत्री जी, मंत्री महोदय, माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से अब मैं नाराज मत होइएगा। मैंने देखा कि दिल्ली अलग अलग लोगों पे अलग असर करती है। ये जब तक मध्य प्रदेश में थे कितना हंसते थे, खुश रहा करते थे। जब से दिल्ली आए हैं न जाने क्या हो गया है यहाँ की आबो हवा में, नाराज से रहते। प्रोफेसर, डोंट मेक पर्सनल कमेंट। सर इट्स नॉट, डोंट मेक पर्सनल कमेंट। सर इसी सदन में लोहिया जी, पीलू मोदी, मीनू मसानी, रामन, मैं तमाम चीजें। सर आपने एक किताब छापी है राज्यसभा से, ह्यूमर इन द हाउस। अब अगला एडिशन छप ही नहीं पाएगा, अगला एडिशन नहीं छपेगा। वो लाइटर वेन में था। माननीय मंत्री जी को अगर बुरा लग गया तो मैं वापस लेता हूं। सर मेरा वक्त पॉज कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। इसी तरह का डेमोक्रेटिक जज्बा हर में चाहिए, पूरे मंत्रिमंडल में चाहिए, ऊपर से नीचे चाहिए। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं मूल बिंदु पर आने से पूर्व। मैं इस संघर्ष का भी हिस्सा रहा हूं, मनरेगा के संघर्ष का। सर मैं राजनीति में तब नहीं था, विश्वविद्यालय का शिक्षक, सोशल पॉलिसी का पेपर पढ़ाता था। जब मैंने देखा कि हमारी पूरी संसद में वाइडर कंसल्टेशन और यूनानिमस सहमति से मनरेगा जैसा एक कानून लाया ना, तो अपनी संसद पे गर्व हुआ।
अपनी संसद पे भरोसा हुआ, मैं उस भरोसे को खत्म नहीं होते देखना चाहता, जीते जी नहीं देखना चाहता। और वो मजदूर, गरीब मजदूर, भूमिहीन किसान, हमारी महिलाएं, वो भी नहीं देखना चाहती। वो बहुत बेबसी में है सर। उनको राम से क्या आपत्ति होगी? उनको आपत्ति इस बात की है कि राम के नाम पर यह क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। माननीय मैं एक चीज, माननीय उपसभापति जी, आप तो पिछले जब पुरानी वाली बिल्डिंग में भी हम लोग बैठते थे, फार्म लॉज पे बहस चल रही थी, हमने तब भी कहा था संसद को गौण कर सकते हो, सड़कों को गौण करना बड़ा मुश्किल है। सड़कों को मौन करने की कला किसी सल्तनत में नहीं आई आज तक। और हम तो लोहिया जी के लोग हैं, वो कहते थे संसद खामोश तो सड़कें रोशन हो जाती हैं। और मैं आगाह कर रहा हूं सर, थोड़ा सोचिए इस पर। आसमान नहीं टूट रहा है। ये जो एक अधिकार वाली भावना थी मनरेगा में, अधिकार सर, मैं यहां आने से पहले रिसर्च कर रहा था थोड़ा। मैं यूं भी थोड़ा उस मिजाज का हूं कि थोड़ा बदलाव की बयार कहीं से आए। सर, हमारे संविधान में राइट टू वर्क को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया है, आर्टिकल 41, और मनरेगा वॉज द क्लोजेस्ट प्रोक्सीमेशन ऑफ आर्टिकल 41। और आज आप उस आर्टिकल की आत्मा को मार रहे हैं सर। मेरा सिर्फ सभापति जी, माननीय मंत्री जी, नाम कुछ भी हो, आत्मा खत्म हो जाएगी ना, तो जो भी हासिल हुआ है संघर्ष के साथ, वो संघर्ष काफूर हो जाएगा। राम के नाम पे किस देश में, हम लोग तो गांधी के लोग हैं, दुनिया को अलविदा कहे गए हे राम कह करके। और जब वो नोआखोली से आए, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा था, तो उन्होंने अपने भजन को बदल दिया, भजमन प्यारे सीताराम के बदले भजमन प्यारे राम रहीम। हम तो वो लोग हैं सर। खैर, आपसे तो इन विषयों पर शिकायत करने का कोई मतलब ही नहीं है सर। कहां हम मनरेगा में व्यापक तब्दीली की मांग कर रहे थे। हर सदन में 2 जीरो आवर आता था कि मैंडेज बढ़ाइए, वेज बढ़ाइए। आपने कौन सा रिग्रेसिव ये पोजीशन ले लिया, प्रतिगामी विचार। अधिकार से चैरिटी वाले युग में राजा महाराजाओं का जमाना नहीं है। 3 इलेक्शन 4 इलेक्शन बहुत लोग जीतते हैं, लेकिन राजा थोड़े ही बन जाएंगे। लोकतंत्र की बुनियाद है, और लोकतंत्र की बुनियाद में यह तय करना होगा कि अधिकार की जुबान का क्षरण ना हो। आप चाहते तो इसको कंसल्टेशन में ला सकते थे। दिस इज वन ऑफ दोज pieces of legislation which has completely ignored the consultation door or corridor. So this does not speak well about our democratic practice, our parliamentary procedure, our rich history. It only smacks of a kind of arrogance which comes from a sense of following majoritarian politics, and that's antithetical to the idea of India. I'm requesting you, sir, once again, डिमांड, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपने इसको डिमांड ड्रिवन से कमांड ड्रिवन में तब्दील कर दिया। इट इज नो मोर डिमांड ड्रिवन, इट इज कमांड ड्रिवन। सर, जस्ट 1 मिनट वाइंड अप कीजिए, आपका समय बहुत कम रखा है। सर प्लीज, सर नहीं सर, आई बेग योर पार्डन, आई नीड 2 मिनट एक्स्ट्रा बिकॉज आई हैव टू मेक सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर, जो मैंने कहा था पूरे साल की रोजगार की गारंटी देता था, हम उसमें तब्दीली की मांग कर रहे थे। अब आपने क्या किया है ना, 60 दिनों के ब्लैकआउट अवधि। मुझे लगता है मैंने एक पिछली बिल में भी एक बात कही थी, हु इज एडवाइजिंग यू? आर देयर इनविजिबल हैंड्स, इनविजिबल पीपल हु आर विजिबल टू यू, नॉट टू द ऑल ऑर्डिनरी इंडियंस, कि हमें ब्लैकआउट अवधि देंगे कृषि। सर, ये एक तरह की थोड़ी फ्यूडल सोच भी हुआ करती थी। इसी सदन में एक आध लोगों को मैंने बोलते सुना है जो कहते थे कि मनरेगा के कारण मजदूर मिलना बंद हो गए। ये बुरी बात हो गई क्या सर? बार्गेनिंग पावर बढ़ा, बार्गेनिंग पावर बढ़ा दलितों का, भूमिहीन मजदूरों का। और वो अगर
पसंद नहीं आ रहा है। सर, मनरेगा में केंद्र सरकार का आवंटन असीमित था। आपने ये जो 90-10 वाले फॉर्मूले को ना 60-40 कर दिया ना माननीय मंत्री जी, ये ऐसा हैंडशेक स्कीम है कि योजना भरभरा के गिर जाएगी। मैं जिस राज्य से आता हूं, आप मेरे राज्य से वाकिफ हैं सर, 10% में भी दिक्कत हुआ करती थी। सर बस, आई जस्ट टेक 1 मिनट प्लीज, बेयर विथ मी सर। सर प्लीज रिविजिट दीज आइडियाज। मैचिंग का जो पूरा आपका स्कीम है सर, दिस विल किल ऑल दोज स्टेट्स जहां से बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट करके अलग अलग राज्यों में जाते हैं, और उसमें भी बाकी जो खर्च था लागत का वगैरह का, उसको भी इतना अनइवन आपने बांट के रख दिया है कि अंततः मुझे ये कहने में कोई दो मत नहीं है कि बॉटम अप डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग से टॉप डाउन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग ये इस देश का हक में नहीं है। माननीय मंत्री जी, मैंने शुरू में हल्के में कहा था, आप एक विशद अनुभव लेकर के आए। अपने कई कुलीग के मुकाबले आपने जमीन की राजनीति की है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, जमीन की सदा सुनिए, आवाज सुनिए। मजदूरों में आक्रोश है, भूमिहीन किसानों में आक्रोश है, दलितों महिलाओं में आक्रोश है। उनको लग रहा है कि हम यहां बात कर रहे थे। सर 1 मिनट, आय की 30 सेकंड, आय की असमानता मैंने हर सदन में बात उठाई है। हमें उस पर काम करने की जरूरत है। आर्टिकल 39 के तहत 1% सुपर रिच को टैक्स करने की, और आप किसको टॉर्चर कर रहे हैं? हमारे आम गरीब को। प्लीज धन्यवाद प्रोफेसर आप जिंदाबाद रहिए। जय हिंद सर। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले इस पवित्र सदन में मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, सभापति महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। लगातार रात के 1:30 बजे तक इस विषय पर हमने माननीय सदस्यों के विचार सुने। अब जवाब देना मेरा अधिकार है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। मैंने रात के 1:30 बजे तक माननीय सदस्यों की बात सुनी है, और माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी बात सुना देना और फिर जवाब ना सुनना, ये लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार करना है, संविधान की धज्जियां उड़ाना है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बापू के आदर्शों की हत्या भी कर रहे हैं। अपनी बात सुना दो और हमारी ना सुनो, ये भी तो हिंसा है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये बापू के आदर्शों की हिंसा करने का पाप कांग्रेस और बाकी विपक्ष कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं पूज्य बापू के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। बापू हमारी श्रद्धा है, बापू जी हमारे आदर्श हैं, बापू हमारी प्रेरणा है, बापू हमारा विश्वास है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पंच निष्ठाओं में गांधी जी के सामाजिक आर्थिक दर्शन को स्थान दिया है। हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं। और गांधी जी ने ही कहा था, गांधी जी ने कहा था, गांव भारत की आत्मा है, अगर गांव मर जाएंगे तो भारत मर जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वो बसा हमारे गांव में। ये बिल गांव के विकास का बिल। माननीय सदस्यों ने, प्रतिपक्षी मित्रों ने कई तरह के आरोप लगाए। एक बात ये कही कि हम भेदभाव करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा देश हमारे लिए एक है। चेन्नई हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। मैं इनको बताना चाहता हूँ, अटल जी ने क्या कहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम देश के किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करते। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है,
जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कश्मीर इसका मस्तिष्क है, हिमालय इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल बाहु है, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करदनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे हैं, सागर इसके चरण पखारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मरने के बाद अगर हमारी राख भी गंगा जी में फेंक दी गई तो वहां से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत माता हमारे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है, इस देश का संपूर्ण विकास। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मोदी सरकार का कर्तव्य है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक पर चर्चा करते हुए कई तरह की चर्चा की गई, संघ को भी व्यर्थ में घसीटा गया। आज मैं कहना चाहता हूं, इस महान सदन में संघ व्यक्ति निर्माण में विश्वास करता है, देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, परिश्रमी, अपने लिए नहीं समाज के लिए जीने वाले कार्यकर्ताओं की मालिका खड़ी की है हिंदुस्तान में, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की है। हमारे संघ के विचार कभी भी सीमित और संकीर्ण नहीं रहे, व्यक्तिगत हितों से ऊपर उसके हजारों लाखों कार्यकर्ता राष्ट्र के निर्माण के पवित्र काम में लगे। परम पूज्य सरसंघ चालक श्रीमान मोहन भागवत जी के विचार पढ़ लीजिए, हिंदुत्व संकीर्ण नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको निवेदन करना चाहता हूं, प्रतिपक्षी मित्रों को, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिया राम में सब जग जानी हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वे भवन्तु सुखिना हिंदुत्व है, सर्वे सन्तु निरामया हिंदुत्व है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु हिंदुत्व है, माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत हिंदुत्व है। ये विशाल हिंदुत्व अपने आप में सबको स्नेह, प्रेम और आत्मीयता के भाव को समेटे रहता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव का विकास हमारे विचार के केंद्र में, हमारे सोच के केंद्र में। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए गांव के विकास के लिए आज नहीं, कई वर्षों पहले से अनेकों योजनाएं बनी। पहली योजना बनी ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम, ये 60-61 में बनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उससे उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, सीमित कवरेज, अपर्याप्त वित्तीय संसाधन के कारण। तो फिर बनी ग्रामीण रोजगार के लिए क्रैश योजना। उसके बाद काम के बदले अनाज योजना आई, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आया, फिर जवाहर रोजगार योजना आई, फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आई, फिर राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम आया। एक के बाद एक योजनाएं आती है, थोड़ा उद्देश्य पूरा किया और फिर पूरा नहीं हुआ तो उसके जगह नई योजना बना दी गई और उसके बाद आई नरेगा योजना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उसमें जोड़ा गया
महात्मा गांधी जी का नाम। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस मनरेगा को भी अगर ताकत के साथ किसी ने ठीक ढंग से लागू किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं, 2006 से लेके ये ढोंग करते हैं, ये कांग्रेस के लोग ढोंग करते हैं। जब यूपीए की सरकार थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 6, 7 से 13, 14 तक केवल 1660 करोड़ मानव दिवस, श्रम दिवस सृजित हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3210 करोड़ श्रम दिवस सृजित करने का काम किया। अरे तुमने मनरेगा लागू की, तुम ढोंग करते हो, ढोंग। नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम करती है। रिलीज की गई केंद्रीय निधि, माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा देश जान ले, ये यूपीए वाले कहते हैं मनरेगा, इन्हें खर्च किया 2,13,220 करोड़ 39 लाख रुपए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खर्च किया 8,53,810 करोड़ 91 लाख रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ढोंग करते हैं, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे किए गए कामों की संख्या भी देख लीजिए। आज मैं बोलूंगा, मुझे देश को बताना है, ये मुझे चुप नहीं करा सकते। मेरा नाम भी शिवराज सिंह चौहान है, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पूर्ण किए गए काम आपने किए 153 लाख, हमने किए 862 लाख। ये मोदी की गारंटी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बहनें यहाँ बैठी है, महिलाओं की भागीदारी इनके समय थी 48%, हमारे समय हो गई 56.73%। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेगा साफ्ट में आधार सीडिंग इनके समय 76 लाख थी, हमने की 12 करोड़ 12 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, आधार भुगतान हेतु प्रणाली, इनने कोई प्रावधान ही नहीं किया। अंधा बांटे रेवड़ी, चीन चीन के दे, पैसा खा गए, बर्बाद कर दिया। लेकिन हमने 11.93 करोड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत में इनके समय रजिस्टर रखे जाते थे 22, लिस्ट बना दिया था, हमने घटा के कर दिए 7। और व्यक्तिगत परिसंपत्तियां, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय बनी 29,45,136 करोड़, हमने बनाई 5 करोड़ 62,67,077। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये देश को कितना गुमनाम करेंगे, हम कितना गुमराह करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक तथ्य उजागर करना चाहता हूँ। उस दिन हमारी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी कह रही थी, नाम तो गांधी लगा लिया है, गांधी को भी गांधी से चुराने का पाप कांग्रेस ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे थे कि किस सनक में ये नाम बदल रहे हैं। सनक की बात की थी, सनक में हम नहीं है, सनक में मोदी सरकार नहीं है, नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के नाम पे आपने रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हें नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखे, इन्हें नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। आज पूरा देश ये जान ले, कितनी योजनाओं का नाम इनने अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की योजनाओं के नाम
25 नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर, 27 योजना के नाम इंदिरा जी के नाम पर, कुल 52। ये नाम की बात करते हैं। नाम रखने की सनक अगर है तो कांग्रेस की है। शैक्षणिक संस्था या यूनिवर्सिटी के नाम राजीव जी पर 55, इंदिरा जी पर 21, नेहरू जी पर 22, खेल और टूर्नामेंट ट्रॉफी के नाम राजीव गांधी जी पर 23, इंदिरा जी पर 4, नेहरू जी पर 2 और माननीय अध्यक्ष महोदय सड़क, जगह, इमारत के नाम 74 ने अपने नामों पर रखे। 51 अवार्ड के नाम नेहरू परिवार के नाम पर रखे गए। 37 संस्थान, चेयर और फेस्टिवल नेहरू जी के नाम पर और इंदिरा जी के नाम पर रखी गई। 39 चिकित्सा संस्थान और अस्पताल इनने अपने नाम पर कर लिए। 15 स्कॉलरशिप इनके नेताओं के नाम पर। 15 नेशनल पार्क जहाँ जानवर रहते हैं वो भी नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी के नाम पर कर दिए गए। 5 एयरपोर्ट और बंदरगाहों के नाम और उनके नाम से माननीय अध्यक्ष महोदय कितनी योजना चलाई। तो नाम रखने की सनक इनकी है माननीय अध्यक्ष महोदय। मोदी सरकार तो केवल काम करना चाहती है, केवल काम में हमारा विश्वास है। और इसलिए चाहे नरेगा का बेहतर क्रियान्वयन का सवाल हो माननीय अध्यक्ष महोदय, वो हमने करने का संकल्प लिया माननीय अध्यक्ष महोदय। अरे इनने तो गांधी जी की कभी नहीं मानी। हम गांधी को भी मानते हैं, गांधी जी की भी मानते हैं। गांधी जी ने कहा था माननीय अध्यक्ष महोदय 1948 में कि आजादी प्राप्त हो गई, कांग्रेस का काम पूरा हो गया, अब कांग्रेस भंग कर देनी चाहिए। कांग्रेस की जगह लोक सेवक संघ बनाना चाहिए। लेकिन नेहरू जी ने सत्ता से चिपका रहने के लिए, आजादी के आंदोलन का लाभ उठाने के लिए कांग्रेस भंग नहीं की। बापूजी की आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने उसी दिन कर दी जिस दिन कांग्रेस भंग नहीं की। बापू के आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने की है माननीय अध्यक्ष महोदय। जिस दिन देश का बंटवारा स्वीकार किया उस दिन बापू के आदर्शों की हत्या हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन इनने कश्मीर को विशेष दर्जा दिया उस दिन बापू के आदर्शों की हत्या हो गई। जिस दिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा के संविधान की धज्जियां उड़ाई उस दिन गांधी जी की हत्या इनने कर दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन संतों पर गोलियां चलाई दिल्ली में उस दिन तुमने गांधी जी की हत्या करने का पाप किया। पूरे देश को भ्रष्टाचार और घोटाले में डुबा के तुमने गांधी जी की हत्या की। कितनी गांधी जी के आदर्शों की हत्या करोगे माननीय अध्यक्ष महोदय? ये हमसे बात करते हैं। माननीय मोदी जी की सरकार ने नरेगा को ढंग से लागू करने का भी काम किया, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय नरेगा में कई तरह की मनरेगा में कई तरह की कमियां थी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं बताना चाहता हूं कि उसके स्थान पर ये नया विधेयक क्यों हम लेके आए, ये नया कानून हम क्यों बनाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपेक्षाकृत राज्यों के बीच फंड्स का बंटवारा असामान्य था, सबको न्याय देना जरूरी था। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नहीं कई तरह की समस्याएं मनरेगा में पैदा हो रही थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना में 60% पैसा मजदूरी के लिए था, 40% पैसा इसमें मटेरियल के लिए था। लेकिन केंद्र से मजदूरी का पैसा पूरा का पूरा आता है, इसलिए मजदूरी ज्यादा खींच लो और मटेरियल में खर्च ही मत करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मटेरियल पर केवल 26% खर्च हुए, कई राज्यों ने तो केवल 19-20% खर्च करने का काम किया। और इसलिए जरूरी हो गया था कि एक बार मनरेगा को पूरी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया गया था। दिल पे हाथ रख के ये यूपीए वाले भी, ये इंडिया ब्लॉक वाले भी बताएं, कांग्रेस वाले भी बताएं, क्या मनरेगा में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या मनरेगा का पैसा लुटा नहीं दिया गया? क्या मनरेगा का पैसा इनकी जेबों में नहीं चला गया? क्या मनरेगा का पैसा इनके नेताओं ने नहीं लूटा?
सत्य के साथ।